नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। सरकार का दावा है कि धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी से पहले 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अब तक 19,50,000 किसानों ने 86,50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद हमने अपने लक्ष्य के करीब धान खरीदी कर ली है। उन्होंने कहा कि बारदाना जैसी अनेक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों से उनका धान खरीदा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विष्णुदेव साय सीधे, सरल और हमारे मित्र हैं। उनको किसी ने धान खरीदी पर बोलने के लिए गलत आंकड़े दे दिए होंगे। उन्हें सही जानकारी चाहिए तो विभागीय जानकारी और मार्कफेड से ले सकते हैं। विष्णुदेव साय जी हमारे मित्र हैं और बहुत सीधे साधे आदमी हैं। उनको किसी ने लिख करके चुटका दे दिया होगा तो उसको प्रेस के सामने बोल दिया होगा, लेकिन सही में उनको ये सब जानकारी रहता नहीं है। अगर आंकड़े लेने हैं तो हमारे चीफ सेक्रेटरी से ले ले, हमारे फूड सेक्रेटरी से ले ले, मार्केट से ले ले, उनको आंकड़ा मिल जाएगा। कांग्रेस लगातार फर्जी आंकड़े जारी कर रही है। उसे आंकड़े जारी करने का इतना ही शौक है तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि ये जो किसान आत्महत्या किए हैं इनके गलत नीति के कारण, उनके लिए आज तक इस सरकार ने क्या किया है। छत्तीसगढ़ भाजपा के 14 नव नियुक्त प्रदेश संयोजकों ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की उपस्थिति में पद की शपथ ली। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नवनियुक्त प्रदेश संयोजकों को मिशन 2023 की तैयारी में जुटने के लिए कहा और प्रदेश भर में प्रदेश सरकार की खामियों को बुलंदी के साथ उठाने की अपील की। इस मौके पर वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित पार्टी के जिले के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सब हमारे जो संयोजक हैं प्रकोष्ठ के सब अनुभवी हैं, सब पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो अपना संगठन मजबूत करेंगे और 2023 की तैयारी में वो जुट जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को पार्टी आलाकमान एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। एक बार फिर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को AICC ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूं। गुजरात कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है, तो वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को असम कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी सचिव भी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के ग्राम चेटवा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग राज्य के 75वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। मौके पर सीएम ने समाज के पुरखों और कुर्मी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ समाज सेवियों को भी याद किया। सीएम ने कहा कि समाज के युवा शिक्षा, राजनीति, सहकारिता, प्रबंधन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही सीएम ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वादे के तहत 2500 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को दे रही है। इसके अलावा सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 10,000 रुपए प्रति एकड़ भी दे रही है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के साथ असहयोग का भी आरोप लगाया। समाज के उत्थान, समाज के बच्चों के पढ़ाई लिखाई, रोजगार और समाज सुधार के दिशा में बात होती है और हमारे पुरखों ने जो काम किया है उसके कारण से आज समाज की उन्नति और विकास हो पाया है। इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सभी समाज की बात है, ये कोई एक ही जाति की बात है और छत्तीसगढ़ में सभी जाति के लोग इस प्रकार से सम्मेलन करते हैं और आगे बढ़ने का रणनीति बनाते हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सारंगगढ़ के ग्राम नंदेली में आयोजित अखिल भारतीय रामनामी भजन मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने सारंगगढ़ कोसीर को उप तहसील बनाने की घोषणा की और साथ ही सारंगगढ़ में 50 बिस्तर का अस्पताल और एक स्टॉप डैम की भी घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 135 करोड़ का प्रावधान रखा और छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने जहां जहां अपना वनवास बिताया है उस स्थान को राम वनगमन पथ के नाम पर विकसित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने रामनामी भजन मेला पर भी अपने वक्तव्य रखे और राम के निराकार रूप की चर्चा की। रामनामी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हर साल हो रहा हूं और बड़े सम्मान पूर्वक मुझे आमंत्रित करते हैं और मेरे सौभाग्य है कि यहाँ आने का अवसर मिलता है। सभी रामनामी समाज के लोगों से भेंट मुलाकात होती है। हम लोग बहुत दिन से मनाते हैं, अब 112 हो गया हमारे बड़े भजन के शुरू 1911। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में रार छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को केंद्र सरकार बोनस का रूप मानती है, तो इस स्थिति में छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं को ये बोनस नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश ने रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह खाली बैठे हुए हैं और ट्वीट करते रहते हैं। दिल्ली वाले रमन सिंह को किसी विधानसभा चुनाव में भी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। रमन सिंह नकली किसान है, वहीं किसान बनने के लिए सिर पर लाल गमछा लगा दिया जाता है। सीएम ने कहा कि रमन को किसान बनना है तो कमर में गमछा पहने। उन्होंने दुर्ग में भी यही बातें कही। इन आरोपों पर अब रमन सिंह ने कवर्धा में पलटवार करते हुए कहा कि असली नकली की पहचान कार्य से होती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस धान बेचने वाले बीजेपी नेताओं की सूची जारी कर रही है, जो कि काफी ओछी राजनीति है। उन्होंने कहा कि जो पंजीयन हुए हैं वो किसानों के हुए हैं, ना कि किसी नेता के। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि धान खरीदी की अव्यवस्था और किसानों की परेशानी को लेकर भाजपा ने पिछले जो प्रदेश भर में विधानसभा और जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया उससे मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। किसान तो एक ही गमछा लेके चलता है लेकिन रमन सिंह जी सिर पे भी बांधे हैं, गले में लगाए हैं, तो उनको बताना पड़ रहा है कि मैं किसान हूं। आमतौर पर किसान लगाते थे, हमारे किसान कांग्रेस के जब भी कार्यक्रम होता है हम लोग उस गमछे लगाते हैं, लेकिन वो लगाए अच्छी बात है। अब ये है कि किसान की तरफ पटकू कब पहनेंगे। नकली किसान है वो कितना भी कोशिश कर ले वो सफल नहीं होंगे। और किसान लोग एक ही गमछा बांधते हैं, एक ही गमछा। रमन सिंह तो सिर में भी बांधे थे और इसमें गले में भी रखे थे। तीसरा पटकू और बांधने का बच्चा है, लेकिन वो कितना भी कर ले कि किसान नहीं बन पाएंगे, किसान का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। असली किसान और असली किसान की पहचान तो इसी बात को लेकर होगी जो किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। भूपेश जी समझता है कि गेड़ी चढ़ने से और घोड़ा चलाने से कोई छत्तीसगढ़िया या असली किसान हो सकता है। किसान के लिए जिसके दिल में दर्द हो, पीड़ा हो, वही असली किसान होता है। और किसानी को हमने बचपन से देखा है, जितना भूपेश ने नहीं देखा हो उससे ज़्यादा। कांग्रेस की सरकार को ये नसीहत किसी को देने की आवश्यकता नहीं है कि छत्तीसगढ़ के किसान कमर में पटकू बांधेंगे कि सिर में पटकू बांधेंगे। इनकी सरकार के जब जन्म नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ में, तब से लोग यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, तो ये नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से केदार गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से अजय साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं केदार गुप्ता जी से आपसे बात करना चाहूंगी। सीधे तौर पर लगातार देखा जा रहा है कि पूर्व सीएम और सीएम के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और ये अब एक अलग ही लेवल में जा चुके हैं। पहले किसान के लिए और अब असली नकली किसान को लेकर बातचीत हो रही है। इधर सीधे तौर पर सीएम ने पूर्व सीएम पर ये तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह नकली किसान हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और आश्चर्य मिश्रित दुख भी होता है। ये पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में एक लिस्ट टांगे हैं कि कौन कौन से भाजपा नेता ने धान बेचकर कितना कितना पैसा सरकार से लिया है। तो जब धान बेच रहा है तो क्या किसान नहीं है क्या?
एक तरफ कांग्रेस का फ्लैक्स लगा हुआ है कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने इतने का धान बेचा, तो आप एक बार ये कहते हैं कि ये किसान है, दूसरी बार जब ये रोड पर आकर आपकी बातों का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं किसान नहीं है। तो आखिर कांग्रेस है कहाँ पर, क्या बुद्धि है, क्या विचारधारा है, कुछ समझ में आना तो चाहिए ना। आप बोर्ड में क्या लिखे हैं, किसान लिखे हैं ना, और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये झूठे किसान है। तो आखिर कांग्रेस क्या करना क्या नहीं करना। और एक बार तो ऐसा बयान आ गया था मूर्ख है, अरे क्या हो गया है कांग्रेस को। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को किसानों के हित में काम करना चाहिए, और वो जो एक बार कहते हैं उसको ध्यान करें, बार बार पलट के बात नहीं करें। उन्होंने अपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि ये कांग्रेस भाजपाइयों ने इतना धान बेचा और इतना लिया, उसमें मुख्यमंत्री जी का भी नाम है। तो आप एक बार उनको किसान स्वीकार करते हो, दूसरी बार आप कहते हो नकली किसान है। अरे क्या हो गया भाई कांग्रेसी भाइयों को। अजय साहू जी भी हमारे साथ है। अजय जी, क्या कहेंगे आप केदार जी की इस बात पर? देखिए, जिस प्रदेश में केदार जी की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से 15 वर्षों तक इन्होंने कभी 27 लाख टन से लेकर के 50 लाख टन अधिकतम धान की खरीदी की। उसके पश्चात 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, हम लगातार तीसरी बार अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 83 लाख मैट्रिक टन, 85 लाख मैट्रिक टन, और अभी 5 बचे हुए हैं। 93-95 लाख मैट्रिक टन धान की हम खरीदी करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर आंदोलन करती है। यही वो प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर धारा 144 लगाई जाती थी। किसान अगर आंदोलन करता था, तो किसान अगर पानी मांगता था तो उसके पीठ में गोली मारने का काम डॉक्टर रमन सिंह करते थे। लेकिन उन्होंने 15 वर्षों तक कभी किसानों वाला गमछा अपने कंधे पर नहीं रखा। लेकिन आज किसानों के साथ खड़े होने का ढोंग करना है उनको, तो 2 गमछा लगा कर आए हैं। अरे भाई, अब 2 नहीं 3 गमछा लगा लो। लेकिन 3 गमछा लगाने के बाद ही 15 वर्षों में आपने जो किसानों के साथ अत्याचार किया है, किसान आपको अपनाने वाले नहीं है। आपकी सरकार ने 50 लाख टन खरीदा, हमने 93 लाख टन का लक्ष्य बनाया है। तो इसमें किसानों के साथ अन्याय कैसे हो गया? किसान परेशान कहाँ हो गया? अगर बारदाना की कमी आती है तो आप राज्य सरकार की मदद करना छोड़कर केंद्र सरकार को बरगलाते हो। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से अगर किसान के जेब में पैसा जाने का रास्ता बनता है, तो आप कहते हो कि ये बोनस है, और उसी बोनस को आप सबसे पहले लेते हो। सबसे पहले आप अपना धान बेचते हो, उसका चुकारा लेते हो, और उसके बाद आप ट्वीट करते हो और प्रदर्शन करने निकल जाते हो। तो आपकी जो पार्टी है वो पूरी तरह से इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से चलने वाली पार्टी है। और डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे थे कि उन्होंने किसानी को देखा है, लेकिन भूपेश बघेल जी बचपन से किसानी करते आए हैं। गेड़ी चढ़ना और भौरा चला लेने से किसान नहीं हो जाता, तो सही बात कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। गेड़ी चढ़ना, भौरा चलाना हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी संस्कृति है। और भूपेश बघेल जी किसानी करते हैं, ये उनका पुश्तैनी कार्य है। आपने 15 वर्षों तक जिस तरीके से इस प्रदेश के किसान के साथ अन्याय करने का काम किया है, उसी का प्रतिफल है कि आज किसान अपना प्रतिनिधि इस छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना करके बिठाया है। चलिए, असली किसान कौन, नकली किसान कौन, इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो मुझे लगता है कि शायद जारी रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि वाकई जो किसान है उनको इन सारी बातों से मतलब है, या फिर वो ये जानना चाहता है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके लिए कार्य कर रहा है। आप दोनों ही हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़े, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया इसका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को नकली किसान कहे जाने का मामला अब तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। सीएम के बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनका आपने पंजीयन किया है, जिनका आपने धान खरीदा है, वो नकली किसान कैसे हुए। विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के चलते सीएम भूपेश बघेल घबरा गए हैं, जिस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अब पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा नेता अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उन्होंने विष्णुदेव साय से ये पूछा कि वो अपने वादे के तहत पूरे 5 साल किसानों को बोनस क्यों नहीं दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सभी लोग किसान हैं और वो स्वयं भी किसान हैं। वो कैसे मतलब किस हिसाब से तय करेंगे कि रमन सिंह जी किसान नहीं है। राजीव गांधी न्याय योजना का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 600 रुपया क्विंटल अंतर की जो राशि है उसको 4 किस्तों में जो दे रहे हैं उस चीज़ का विरोध है। अनावश्यक तौर पर बात करते हैं कि एक साथ राशि मिले या 4 किस्त मिले राशि, ये एक मुश्त की बात अगर करते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह से उनको प्रश्न करना चाहिए। 15 साल के कामकाज का बोनस देने की हर साल बात करते हैं, और शुरू में दिए चुनाव में और आखिरी में दिए, बाकी बोनस नहीं। उनका एक मुश्त राशि मांग दे पहले।
छत्तीसगढ़ में ठगों ने एक मंत्री और 2 विधायकों के नाम से ठगी करने की कोशिश की। राज्य में ठगों ने मंत्री शिव डहरिया के नाम पर बैंक मित्र से पैसे ट्रांसफर कराने का प्रयास किया, जिस पर आरंग थाने में मामला दर्ज किया गया है। जबकि दुर्ग में प्रज्ञा चॉइस एवं लोक सेवा केंद्र के संचालक सुशील राजपूत से एमएलए अरुण का नाम लेकर ठगों ने पैसे ऐंठने की कोशिश की। अनजान व्यक्ति ने कॉल कर विधायक के नाम पर मुंबई में पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। वहीं सेंटर संचालक ने दुर्ग कोतवाली में इसकी लिखित शिकायत दी है। वहीं संसदीय सचिव और रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय के नाम से भी ठगी की कोशिश की गई है। ठग ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने वाली एजेंसी से एमएलए बनकर बात की। एजेंसी मालिक ने सरस्वती नगर थाने में ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। विकास उपाध्याय जी के ऑफिस से, कार्यालय से एक फ़ोन आया, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। मैं उनका पीए बोल रहा हूं और इस तरह से उन्होंने एक फ़ंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट की डोमेस्टिक में, मुंबई में फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए करीबन 29,000 रुपये के। वही एक मिस्टर सहगल करके जो अपने आप को विकास उपाध्याय जी का पीए बता रहे थे, हमारे बंगले से पैसे ले जाइए। तब मेरे को खटका बात और मैं तुरंत उपाध्याय जी के बंगले गया। विधायक महोदय विकास उपाध्याय जी के पीए शिव श्याम शुक्ला आए थे एक आवेदन लेकर। उनके द्वारा एक मोबाइल नंबर पे विधायक जी के नाम से उनके किसी रिश्तेदार को 30,000 पैसे की आवश्यकता है, जो मुंबई में कहीं रहता है। जो एक शिकायत आया है, शिकायत की जांच करने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। तहसीन, जो वाक्य सामने आए हैं इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ठगों के वो इतने बेखौफ अब हो चुके हैं, उनके हौसले इतने बुलंद है कि अब मंत्रियों और नेताओं के नाम पर ठगी की वारदात को वो अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे रचना जी बताना चाहेंगे कि राजधानी रायपुर में ये शातिर साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब आम जनों के अलावा उनको छोड़ के अब जनप्रतिनिधियों को के नाम से उनकी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। उसी के चलते आज जो 3 जो विधायक हैं उसमें एक मंत्री हैं, उनके नाम से ठगी को कोशिश की गई है। हालांकि जो स्टाफ है उनका और उसके अलावा जो मनी ट्रांसफ़र कंपनी है उनके स्टाफ के द्वारा जो सूझबूझ दिखाई गई उसकी वजह से पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ऐसे ही एक जो मामला जो आया है रायपुर पश्चिम के जो विधायक हैं और जो संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय, उनके नाम से भी एक ठगी का प्रयास यहाँ पे किया गया। मुंबई में पैसे डलवाने की बात की गई उसमें उनके द्वारा। हमारे साथ जिन्होंने शिकायत की है जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं संदीप तिवारी, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या शिकायत करी है, किस तरीके से उनके पास ये पूरी खबर पहुंची, किस तरीके की शिकायत करी है और क्या आपके पास खबर आई थी। देखिए, बंगले में सचिन छत्री नाम का एक डीडी नगर का निवासी है, वो आकर कहे कि एक यहाँ कोई सहगल नाम के संसदीय सचिव जी के कोई सेक्रेटरी हैं क्या। तो हमने पूछा इस नाम के तो कोई नहीं है। फिर उनके द्वारा फ़ोन नंबर जो दिया गया उसमें हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन में जब बात किए तो बोले कि मैं पैसा भिजवा रहा हूँ, इनको 2 मिनट आप बिठा लीजिए। बिठाने के बाद जब हमने उनसे पूछा, फ़ोन तो काट दिए वो, और हमने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, तो उन्होंने बताया हमको कि हमारे पास फ़ोन आया था, विकास उपाध्याय जी बनकर किसी ठग ने उनसे बात की और कहा गया कि मुंबई में मेरे एक दोस्त का बच्चा है जो वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, ट्यूशन फीस में कुछ पैसे में देने में उनके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप लगभग कुछ पैसा 30,000 के आसपास अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर दीजिए और मैं बंगले से आपको पैसा दे देता हूँ। तो हमने पूरी जानकारी ली, फिर उस नंबर पे हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर हम जब लगातार लगा रहे थे तो पता चला कि वो एक ठग है। हमने सचिन छत्री जी से पूछा कि उन्होंने आपके, तो वो रिकॉर्डिंग किए हुए थे, वो बताया कि व्हाट्सअप चैटिंग भी हुआ उनके द्वारा और वो अच्छा हुआ कि वो बंगले आ गए। इनकी शिकायत आपने की है, किस थाने में की है और क्या शिकायत की है? बंगला सरस्वती नगर थाने में पड़ता है। हमने 420 का मामला पंजीबद्ध करने को कहा है टीआई साहब से और बताया है कि उन्होंने एक विधायक के नाम का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति को ठगने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से संदीप खुद इस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी सूझबूझ उन्होंने रखी, उसके अलावा नहीं तो एक बड़ा ठगी को अंजाम यहाँ पे वो शातिर ठग दे सकते थे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात का उठता है रचना कि जिस तरीके से वो पूरी एक जनप्रतिनिधि की पूरी जानकारी लेके
वो पूरी पड़ताल करने के बाद कि वहाँ पे एक पुलिस वाला मिलेगा, वहाँ पे ये सेक्रेटरी मिलेंगे, वहाँ पे लोग मिलेंगे, तो इससे पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे स्थानीय भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि पुलिस ने शिकायत आवेदन लेके इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पे पुलिस जो है वो पड़ताल इसमें कर रही है। यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे कि इसके अलावा दुर्ग के जो विधायक हैं अरुण वोरा, उनके नाम से भी इस ठगी का प्रयास किया गया। उसके बाद जो मंत्री हैं नगरीय प्रशासन, उनके नाम से भी इसमें ठगी की कोशिश की गई, जिसमें एफआईआर की गई है। यहाँ पे IBC 24 भी राजधानी समेत पूरे प्रदेश के लोगों से इस बात की अपील करता है कि इस तरीके के अगर फ़ोन आते हैं तो निश्चित तौर पे उनको अवॉइड करें, उनको एंटरटेन ना करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। जी रचना। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब VVIPs के नाम का इस्तेमाल ठग कर रहे हैं, जागरूकता इस मामले में बेहद आवश्यक है और ये अपील IBC 24 भी जनता से करता है कि वो जागरूक रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।